आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र तो शुरुआत दिल्ली से। मुल्क की नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का छठा इजलास और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इस इजलास के दौरान अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सूरत-ए-हाल बयान की, कोरोना काल को भी याद किया और कोरोना काल को याद करते हुए बताया वज़ीर-ए-आज़म ने कि एक तूफ़ान या यूँ कहें तबाहकुन दौर था और उस तबाहकुन दौर से निकलने के लिए मुल्क में सब ने मिल के काम किया, रियासत ने मरकज़ के साथ मिल के काम किया और ये भी बताया कि हमने इस कोरोना काल के दौरान जो कुछ भी देखा उसमें हमने मुल्क को कामयाब होते हुए देखा और ये कामयाबी सिर्फ इत्तेहाद से मिलकर हासिल हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ फेडरलिज्म की बात भी की, वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम के मिजाज की भी इस इजलास के इस खिताब के दौरान बात की और ये भी बताया कि मुल्क की आवाम ने अपना मन तो बना लिया है और इस मन को बनाते हुए मुल्क की आवाम मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी यकीन दिलाया कि इसी कोशिश से हम कामयाब हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हम कामयाब होके रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या बताया, आप सुनिए जरा। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। साथियों, हमें अपने बिजनेस को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है, हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है, कई प्रकार के पोटेंशियल्स हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा देश को ये सैकड़ों जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यूएडिशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। साथियों, इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा, रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा। एक मल्टीपल इफेक्ट होती है इसकी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में राज्यों का हिस्सा 40% से इसलिए 40% है और इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपने बजट को सिंक्रोनाइज करे, प्लानिंग करे और प्राथमिकताओं को तय करे। अब भारत सरकार ने अपना बजट पहले की तुलना में 1 महीना प्रीपोन किया है। राज्यों के बजट और केंद्र के बजट में बीच में 3-4 सप्ताह मिल जाते हैं, तो केंद्र के बजट के लाइट में राज्यों का बजट बनता है, तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी राज्यों के बजट चर्चा करते होंगे। जिन राज्यों का बजट अभी आने वाला है वो इस काम को और प्राथमिकता पर कर सकते हैं। चलिए, ये दिल्ली की सूरत हाल, दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल से आप बाखबर हैं। कल जुम्मे का दिन था तो कल जुम्मे की सुबह से शाम तक सूरत हाल कशीदा थी। कल श्रीनगर के बागात चौक के इलाके में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस से था और उनमें श्रीनगर के नज़दीकी, श्रीनगर से दूर साउथ कश्मीर का इलाका, वहाँ का एक नौजवान और उसके साथ साथ दूसरा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के मरहामा का। और उनकी मैतें जब अपने अपने आबाई इलाकों में कल रात देर गए पहुंचाई गई, सरकारी एजाज़ के साथ जब वहां पहुंचाई गई तो वहां हर सू कोहराम बरपा था, हर सू मातम था और उन्हें पूर्णम आंखों से सुपुर्द लहद भी किया गया।
सुबह श्रीनगर के नज़दीकी इलाका यानी यूँ कहीं साउथ कश्मीर के इलाके में भी सूरत हाल वही थी और कुपवाड़ा के मरहमा के इलाके में भी सूरत हाल यही थी। और कुपवाड़ा के मरहमा के नौजवान के बारे में बताते चले कि वहाँ बताया गया कि उसकी कसमपुरसी का आलम यह है कि उसका एक फैमिली मेंबर पहले ही 90 की दहाई में इस गोली का शिकार हो चुका है। मासूम बच्चों को पालने वाला ये वालिद इकलौता घर का कमाने वाला था और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आखिर ये गोली कश्मीरी को कब तक खाती रहेगी, मारती रहेगी। और कुपवाड़ा में लोगों ने बताया, वज़ीरम से अपील की, रियासत की सियासी जमातों से अपील की और रियासत की इंतज़ामिया से अपील की कि कहीं न कहीं इस गोली का जो चलने का चलन है ये रुकना चाहिए। जी, ये भी मोहम्मद यूसुफ जो था गरीब आदमी था, ये मतलब कोई उतना नहीं था, नौकरी अपनी करके बच्चे पाल रहा था। अभी थोड़े दिनों मकान बनाया, वो भी अभी ऐसा ही है, लोन उठाया, क्या उठाया, छोटे छोटे बच्चे, बहुत गरीब आदमी, ये उतना नहीं है मतलब घर से मतलब इसको कोई प्रॉपर्टी। तो दूसरा ये खून खराबा अगर रोज़ रोज़ होता है, ये मरते हैं, पुलिस वाले मरते हैं वो भी कश्मीरी है, सिविल मरते हैं वो भी कश्मीरी है, तो हर तरह से कश्मीरी मर रहा है। इसको कोई होना चाहिए, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मसला हल करना चाहिए। पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं, लेकिन बीच में कश्मीरी मरता है, कश्मीरी पीस रहा है, मतलब कोई बूढ़ा नहीं, बच्चे ही मर रहे हैं। तो उसके अलावा ये इसका कोई सोचना चाहिए। कुपवाड़ा में लोगों ने गोली का चलन बंद करने की अपील की, बंद होने की अपील की और इसी दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर के इलाके में थी और साउथ कश्मीर में उन्होंने उस पुलिस एहलकार के घर जाकर अहल खाना के साथ ताज़ियत की, उनके साथ उनकी हौसला अफजाई की, हिम्मत बढ़ाई उनकी और ये भी बताया कि रियासत की आवाम, रियासत का हर शख्स इस दुख की घड़ी में उनके साथ बराबर शरीक। और मीडिया से बात करते हुए वज़ीर महबूबा मुफ्ती ने भी सूरत हाल को बयान करते हुए कुछ यूँ बताया। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बेगुनाह यहाँ का दूसरा कुपवाड़ा का लड़का, तीसरा एसपीओ, कुछ घंटों के अंदर इनको इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि कब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह कुर्बान होते रहेंगे, कब तक हमारे जो पुलिस के जवान, दूसरे जवान इस तरह कुर्बान होते रहेंगे। ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा है उसको वो बंद हो जाए और यहाँ के लोग अमन चैन से रह सकें। अभी देखिए बेचारा जवान लड़का, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इसके, इसका बाप भी बहुत पहले मारा गया जब ये बहुत 4 साल की उम्र में। तो क्या करेंगे ये लोग? तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकज़ी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो और यहाँ के लोग जो रोज़ रोज़ कुर्बान होते हैं, हमारे जो कब्रिस्तान है भर गए हैं अब यहाँ के लोगों से, तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बातचीत करनी हो चाहे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान यहाँ वायलेंस करवाता है, तो कम से कम वायलेंस को बंद करने के लिए तो बातचीत शुरू हो सकती है ना। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू भी सूरत हाल का है और ये अनफटा शल जो है उसके फटने का वाक़ा है और ये हंदवाड़ा में पेश आया है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में स्कूल का चपरासी उसकी सफाई करा था, स्वीपर सफाई करा था कि वहां मौजूद एक शय फट गई जिससे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ। ये हिलविल स्कूल हंदवाड़ा का वाक़ा है जहाँ पे रियाज अहमद अहंगर नामी एक नौजवान ज़ख्मी हुआ है और इस नौजवान के ज़ख्मी होने की वजह बताया जाता है कि वहाँ पे एक गोला पड़ा हुआ था जो फटा हुआ नहीं था, पुराना था, ये बताया जाता है और उसके फटने से ये ज़ख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी तबीयत जो है वो ख़तरे से बाहर है, लेकिन एसपी हंदवाड़ा जीवी संदीप ने बताया है कि मामले की तहकीकातें, ताहम उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पे उन्हें अंदाज़ा है, यही हो रहा है, मालूम हो रहा है कि ये पुराना कोई शल था जिसके फटने से ये धमाका हुआ है। ठीक गरीब अमिस अयाल बिचारस खुदाइस बगैर सहारा यह पे वसित अम जाए अस अराउंड फोट अमिस लोग वो दोनों अत गोसा खराब दोनों
यह हंदवाड़ा में धमाके की खबर, लेकिन हंदवाड़ा का ही एक नौजवान पुरअसरार हालत में कल मुर्दा पाया गया है और उसकी मैयत को जब उसके आबाई गांव लाया गया तो लगभग 35 से 40 साल की उम्र का ये नौजवान, जिसका नाम मोहम्मद अमीन बताया गया है, वहाँ कोहराम, उसकी मैयत के पहुँचने से कोहराम बरपा हुआ। और ये पुरअसरार हालत में उसकी मौत की वजह जानने के लिए आज उसके लवाकिन मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि इसकी पुरजोर तहकीकात की जाए और इन तहकीकात के दौरान मालूम किया जाए कि इसकी मौत की वजह क्या है। पुलिस ने इस मामले में दर्ज केस कर लिया है और पुलिस का मानना है कि वो बहुत जल्द इस सारे मामले को क्रैक कर लेगी। ये चुक निमुत शाम 7 बजे, शाम 7 बजे चुक ये निमुत, रात ये और रात दोहस ते आव नहीं, फोन अमिस गसान बेल अमिस नेरा मगर कत हेकान कर रात जगरस बैग पत पे गो स्विच ऑफ फोन, पत हेक फोन गसित कह स्विच ऑफ गो फोन कत जगरस बैग रात शाम पे छोट आमुत कत वत आई न कहें वन अवामस यह गो वनस अम सुंद हाल, अमिस वनस लकट लकट बच ये वनस आम तो खाम, यह सफेद पोश या मोरक तो मोरक कत पे या न्यूक तो न्यूक कत पे यह कतिल कतिल कुन। चलिए ये हंदवाड़ा की बात, लेकिन तामीर और तरक्की भी मामलात का एक हिस्सा और इसी तामीर और तरक्की में सरकार के मुलाजमीन के भी कई मामलात हैं। हायर सेकेंडरी कॉलेज के लेक्चरार भी मामला लेके श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में थे। इन लोगों ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की। ये लोग क्या बता रहे थे, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज माशरे के जो हाई क्लास के लोग हैं, वाइट कॉलर के लोग हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर इन्होंने सही तौर पर उन्हें तब नहीं पढ़ाया होता तो आज माशरे के ये लोग वहाँ पे नहीं होते। ये वो लोग बता रहे थे, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बता रहे थे। और ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे ये लोग कि इनको ये अपने पढ़ाने वाले जो हैं, जिनको इन्हें पढ़ाया है, वही इनके साथ जुल्म भी कर रहे हैं। 2019 में इसी के साथ साथ जब 2020 का फरवरी आ गया, एक नई गाइडलाइन जिसको हम आमतौर पर गाइडलाइन 88 के नाम से याद करते हैं, वो इशू कर दी गई। उसमें कहा गया है कि नहीं, अब ये बॉन्डेड लेबर्स हैं, दे विल स्टैंड एट रामबाग और छानपुर जस्ट लाइक बिहारीज। हम उनको बुलाएंगे जब हमारे पास काम होगा, तब इनको हम बुलाएंगे जब हमारे पास काम। यही है उस गाइडलाइन में लिखा हुआ, यानी नीड बेस। जब हमें जरूरत होगी, आज हमें धान काटने, आज इनको चाहिए, हमें इनको लाना है। ये नहीं एहसास रखा गया कि दीज पीपल आर दोज पीपल जिन्होंने इनको बनाया। हम अगर इस वक्त गिनना शुरू करेंगे, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जिनको हमने पढ़ाया, बहुत सारे केएस ऑफिसर जिनको हमने पढ़ाया, लेकिन आज हमें कहा गया कि आप रहो छानापुरा रामबाग में खड़े, और खड़े रहकर क्या करो, हमें जब आपकी जरूरत होगी तब आएंगे, 500 रुपए देंगे दिहाड़ी और उसके बाद आपकी छुट्टी, दूसरे दिन हमें आपकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नाजरीन हम सरकार तक की बात पहुंचाना ज़रूरी समझते हैं कि जब से सरकार बनी है, नए अब हालात बदले हैं। 2019 के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें सरकार का पहला दावा यही है कि वर्क कल्चर को बेहतर बनाया जाएगा। करप्शन को अब बढ़ावा जो यहाँ पे मिला है सरकार के बकौल, उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन वर्क कल्चर को बेहतर बनाने के लिए जो इक़दामात उठाने हैं, उसकी अगर हम थोड़ी सी बात कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वर्क कल्चर में सबसे पहले यही आता है कि जब मुलाजमीन की तादाद बराबर होगी तो तभी वर्क कल्चर बढ़ेगा। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे डिग्री कॉलेज लेके हमारे तालीमी इदारों में वर्क कल्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार तो कोशिशें करी है, लेकिन क्या उस इदारे में वर्क कल्चर बेहतर होगा जिसका सरपरस्ती नहीं होगा, जहां हेडमास्टरी नहीं होगा। हमारी रियासत के अक्सर अजला के अक्सर स्कूलों से शिकायत यही आती है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, स्कूल बिल्डिंग तो है, लेकिन पढ़ाने वाला नहीं है, उस्ताद नहीं है। उस्तादों की बात पे कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन करके बात की जा सकती थी, लेकिन इन उस्तादों को आगे ले जाने वाला, जिससे उर्फ आम में हेडमास्टर साहब कहते हैं, जिससे उर्फ आम में प्रिंसिपल साहब कहते हैं, वो अक्सर कॉलेजों में, अक्सर स्कूलों में, अक्सर प्राइमरी स्कूलों में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे, लेकिन ये जो लोग हैं जो तालीम को, बच्चों को तालीम के नूर से मुनव्वर कर सकते हैं, उनकी कमी सबको खटकती है। और सरकार कहती है कि हम वर्क कल्चर को बेहतर बनाएंगे, तो कैसे बन पाएगा, थोड़ा सा सवाल है। रियासत जम्मू कश्मीर या यूँ कहीं यूटी जम्मू कश्मीर में असातिज़ा की कमी तो एक तरफ, लेकिन इन असातिज़ा के साथ साथ वहाँ पे ना प्रिंसिपल ना दूसरे लोग हैं, और साफ जाहिर है कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो इक़दाम सरकार उठा रही है, उससे कहीं न कहीं वर्क कल्चर जो है वो मुतासिर हो रहा है। और दर्स व तदरीस का अमल अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है, तो जब ये सूरत हाल होगी तो साफ जाहिर है हमारे यहाँ दर्स व तदरीस के नाम पे ना दर्स होगा ना तदरीस होगा। क्यों?
क्योंकि वर्क कल्चर की बात जब आती है तो कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उन लोगों की भी ज़रूरत होती है जो वर्क कल्चर को आगे ले जा सके। ये ज़िंदगी का तालीम का एक पहलू, लेकिन वर्क कल्चर में इंतज़ामिया की मिसालें कई जगह पे दी जाती है। यहाँ पे वर्क कल्चर की हमने जब बात की तो वहाँ कहीं न कहीं कमी इसलिए देखी जाती है। आम लोग ये कहते हैं कि वहाँ वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए ओहदेदार मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अगर ओहदेदार अच्छा आ जाए तो वर्क कल्चर अच्छा हो ही जाता है। मिसाल कुपवाड़ा की दी जा सकती है। कुपवाड़ा में पिछले 11 सालों से कारियामा कुपवाड़ा में ज़ेर तामीर पॉलिटेक्निक कॉलेज मुकम्मल नहीं हो रहा था। बहुत से डीसी आए, बहुत से अफसरान आए, लेकिन ये 11 साल से वर्क कल्चर वहाँ का इस तरह का कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन पिछले दिनों वहाँ नए ज़िला तरक्याती कमिश्नर आए और नए ज़िला तरक्याती कमिश्नर से जब लोगों ने ये बात पहुंचाई, उनके नोटिस में मामला लाया, तो उन्होंने आज खुद इलाके का मुआयना किया। R&B डिपार्टमेंट को भी बुलाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बुलाया, कंसर्न जितने भी लोग थे उनको बुलाया और आवाम को भी बुला के मीटिंग तलब की, बताया कि 11 साल में जब मुकम्मल नहीं हो सका तो और कितना वक्त चाहिए। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को जब उन्होंने खींचा तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवाब मिला कि 6 महीने के अंदर मुकम्मल करके देंगे और अगले 6 महीने में कुपवाड़ा के कारियामा का पॉलिटेक्निक कॉलेज मुकम्मल होने की उम्मीद तो है, क्योंकि हालात जब अफसर बदलते हैं तो ज़मीनी हालात भी बदलते हैं। और कुपवाड़ा के लोग ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा यानी इमामुद्दीन का शुक्रिया अदा करते हुए, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए थकते नहीं हैं। कुपवाड़ा में इन दिनों हर तरफ गूंज आवाज़ यही है कि इमामुद्दीन है और इमामुद्दीन इमामत करने के लायक भी है। ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, चेक करने के लिए आज का प्रोग्राम ये बना है ताकि इसको देख लें। और कंसर्न महकमे के डीजीएम साहब भी यहाँ पे हैं, साथ में हमारे एक्शन R&B है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है कैफेटेरिया का इनके पास है और बाकी जो बिल्डिंग है वो JK की PCC के पास है। और इनने मौके पे बताया कि भाई इसका रिवाइज्ड कास्ट का जो है वो DPR बन चुका है और वो टेक्निकल सैंक्शन के लिए इस वक्त जो है चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर के पास है। तो मैं उनसे भी बात करूंगा ताकि ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और ये बच्चों के फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है और उनकी वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है जहाँ पे इस वक्त चल रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल करके बाद में इसमें कंपोजिट टेंडर निकलेगा और उसके बाद हम फिर भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि इसकी पेस जो है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जो है इमीडिएटली हो जाए और बच्चों का जो मुस्तकबिल है और उनकी जो एकोमोडेशन है उसके सिलसिले में जल्द से जल्द जो है कम से कम ये 5-6 महीने के अंदर ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए बिल्डिंग। और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, भी कुछ डिफेक्ट्स भी नज़र आए हमें बिल्डिंग में, दोज विल बी रेक्टिफाइड व्हेन दिस बैलेंस वर्क का जब टेंडर निकल जाएगा। सारे जो इसके डिफेक्ट्स हैं माइनर डिफेक्ट्स हैं, उतना कोई मेजर नहीं, क्योंकि सिंस इट इज़ ए बीम स्ट्रक्चर तो कॉलम स्ट्रक्चर है, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो माइनर वर्कमैनशिप की कहीं प्रॉब्लम है दैट विल बी रेक्टिफाइड और हम चाहेंगे कि इन टाइम ये जो है कंप्लीट हो जाए और बच्चों के इस्तेमाल में आ जाए। चलिए, अफसरान हों तो ज़मीनी हकायक बदल सकते हैं और हॉर्टिकल्चर से लेके फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर से लेके दूसरे कल्चर, यानी सभी कल्चर बहुत ढीले दिखाई देते थे, लेकिन अब हालात यहाँ पे भी बदल रहे हैं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो आज सर फहरिस्त नज़र आ रहा है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं और आज भी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने यकीन दिलाया है कि इन्हीं एक्टिविटीज़ के बीच में रियासत में आने वाले दिनों में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में नई मंजिलें होंगी और पौधे लगाने के साथ साथ पेड़ों की रखवाली और पेड़ों की देखभाल भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेते हुए यहाँ पे हरियाली कायम करने की कोशिश करेगा। पिछले हफ्ते से हमारा ये टूर रहा, नॉर्थ में भी रहा, साउथ में भी रहा। तो यहाँ जो नॉर्थ कश्मीर में, यहाँ सलामाबाद उड़ी में हमने ये जो साइट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें लेमन आता है, पीका नट है, मौसमी है, गौवा है, ये तकरीबन 10-12 हज़ार के करीब हमने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए अमंग जो हमारे ग्रोवर्स है वहाँ, क्योंकि वहाँ वो टेम्परेट हार्टिकल्चर है, मौसम उस हिसाब का है जैसे रामबन का है, तो वहाँ पर हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए। इसी तरह से हमने यहाँ जो पोस्ट हार्वेस्ट में है यहाँ भी हमने विज़िट किए, जो लासीपोरा है, अगलर है, तो वहाँ भी हमने जायज़ा लिया। जो हमारे मुख्तलिफ वहाँ CA स्टोर हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उनको भी ये हिदायत मेरी तरफ से है कि अच्छी तरह से सर्विस दी जाए हमारे ग्रोवर को, क्योंकि अल्टीमेट इसका बेनिफिट हमारे ग्रोवर को आना चाहिए। अगर हम कोई इंसेंटिव देते हैं, कुछ देते हैं, तो इसका फ़ायदा एक हमारे ग्रोवर को आना चाहिए।
डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का कहना, लेकिन बटनूर त्राल में आज हॉर्टिकल्चर महकमे की तरफ से ज़मींदारों में सब्सिडी पर सेब के पौधे फराहम किए गए और यहाँ हॉर्टिकल्चर के अफसरान ने बताया कि सेब के ये पौधे खसूसी नौयत के हैं और ये दही इलाकों में लोगों को बांटे जा रहे हैं ताकि सेब के कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सके। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सठा शुक्रगुजार तुम वक्तन फवक्तन अस नश वादान आज तमो योत कुल अनम सब्सिडी पे सठा शुक्रगुजार तिहन यम पे गम स्कीम गन बे वातन गामस मज क्या योर गरीब इलाक तो सठा शुक्रगुजार। ये कल्चर की बात, तो हमारे यहाँ टूरिज्म भी एक कल्चर है और टूरिज्म के कल्चर में भी बढ़ावा इन दिनों देखने को मिला है। हमारा टूरिज्म सेक्टर कहीं न कहीं अब नज़रों में आ रहा है, सुर्खियाँ बनता जा रहा है और कई एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल रही हैं और साफ जाहिर है जब टूरिज्म का सेक्टर फूलेगा फलेगा तो फिर यहाँ कहीं न कहीं लोगों में उम्मीद भी जागेगी और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों पहलगाम में 2 दिन का टूरिज्म फेस्टिवल भी जारी है और इस फेस्टिवल के दौरान बैनुल-अक़वामी से लेकर लोकल सतह के टूरिज्म को फ़रोग़ देने की तरगीब दी जा रही है और इस तरगीब में पहलगाम में आ रहे सयाह भी खुश हैं, मुकामी लोग भी खुश हैं और मुकामी लोगों के साथ साथ महकमे के अफसरान भी खुश हैं क्योंकि मुकामी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, सयाहों को मौके मिल रहे हैं और साफ ज़ाहिर है अफसरान जो कर रहे हैं उसका मुआवजा भी मिल रहा है, हमारे यहाँ इकॉनमी भी बढ़ रही है। और डायरेक्टर टूरिज़म ने तो एक नया ही इनकलाब अब शुरू कर दिया है, कई तरह के मेले एक्टिविटीज़ शुरू कर दिए और मुल्क से लेकर गैर मुल्क तक सयाहों को तरगीब देने की कोशिशें भी की जा रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट को जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, विद इन डिपार्टमेंट बहुत कोशिश करी है, बाहर जगह जगह जाकर के डिफरेंट स्टेट्स में जाकर के कोशिश करी है, जिसकी वजह से हम दोबारा से सितंबर अक्टूबर के बाद जो टूरिज्म को इस तरीके से रिवाइव कर पाए और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छी तरीके से ये चलेगा, लेकिन चूंकि हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल अब आ गई है। नो डाउट कि गुलमर्ग से शुरुआत हुई है ज़रूर, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को हमने कभी इग्नोर किया, लेकिन बट आप आज जो ये देख रहे हैं ये पिछले 1 महीने से पूरी मोबिलाइजेशन चल रही है। इसके अलावा जो सोनमर्ग है, यूसमर्ग है, दोदपत्री है, ये सारे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ खुल जाएंगे और जिस तरीके से यहाँ टूरिस्ट फ्लो इस वक्त है इससे भी कहीं ज़्यादा ये दुगना तुगना हो हमारी उम्मीद है और हमने उसके लिए तैयारी की। डायरेक्टर टूरिज्म GN यत्तू और GN यत्तू ने कहीं न कहीं टूरिज्म सेक्टर के हालात बदलने का तहिया किया हुआ है, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि हमारे यहाँ हालात बदलने में कहीं न कहीं सरकार भी कोशिशें तो करती है लेकिन कहीं कहीं देर से हो जाती है। बडगाम में आज डिमोलिशिंग ड्राइव था और ये डिमोलिशिंग ड्राइव बागाती ज़मीन और उस ज़मीन पे खड़ा की गई इमारतों के हवाले से था जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं और ज़िला इंतज़ामिया आज सुबह उलाव लश्कर लेकर इन गैर कानूनी तौर पर खड़ा किए गए ढांचों को मिसमार कर रही थी। ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई का सब लोग खुशामद भी करते हैं लेकिन कई लोग सवाल भी उठाते हैं और पूछ भी रहे हैं कि आखिर ज़िला इंतज़ामिया तब कब कहाँ होती है जब ये बिल्डिंग्स बड़ी बन जाती हैं, तब कहीं न कहीं माया जाल का खेल तो नहीं है। ये मामला बडगाम गए था और बडगाम में इंतज़ामिया भी अपना जो पलड़ा है वो बता रही थी और उसके साथ साथ मुकामी लोगों का सवाल भी कुछ इसी तरह का था। से मैडम आई इधर तो हमने पहले ही इनसे मतलब ये रिक्वेस्ट किया इनसे कि यहाँ ये आबियावल में फिलिंग हो रही है, जबकि इसी मैडम ने फिलिंग करवाई, इसी मैडम ने इधर कंस्ट्रक्शन खड़ा किया, तो अब यही मैडम हमें आ रही है आज ये उड़ाने के लिए। पहली दफ़ा हमने इसको बताया कि इधर मतलब यहाँ से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसने मतलब उस टाइम अलाउ किया। आज हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या हो गया इसको, मतलब आज क्यों आ रही है। ढांचा तो इसी का है, मतलब बुनियाद तो इसी मैडम की है, फिलिंग कंस्ट्रक्शन 4-5 मंजिल आज वो बिल्डिंगें बन चुकी है, तब आज तक कहाँ थी ये। जब भी अभी अव्वल में कहीं पर भी मतलब कंस्ट्रक्शन आती है तो नोट से इशू हो जाती हैं। नोट से इसलिए इशू होती है कि आप काम मज़ीद मत लगाइए और काम बंद कर लीजिए और आप कॉम्पिटेंट फोरम जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास अप्रोच कर लीजिए। देखिए एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़ हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने जो इलाके हैं उन वहाँ फैमिलीज न्यूक्लियर होने लगी हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट है जो लेटेस्ट टाउन प्लानिंग का एक रूल आया हुआ है, उसके हिसाब से ये देखना है कि क्या ये पर्टेन करता है, वो एरिया उसमें आया है या नहीं आया है। और अगर वो एरिया उसमें आया है टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत, नए एक्ट के तहत अगर वो एरिया उसमें आया है तो फिर कन्वर्शन की जो बात है उसमें चेयरपर्सन DC साहब होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरपर्सन है DC। तो
लोगों को चाहिए अप्लाई करना एक एप्लीकेशन डी साहब को कि जनाब हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, इसमें जो टाइटल में जो आ रहा है वो आ रहा है अभी अवल, तो आप इसमें बाज़ाब्ता एक परमिशन हमें अलाउ कर लीजिए। ये बडगाम की बात, लेकिन त्राल में भी इंतजामी कार्रवाई आज की गई। ढांचे खड़ा किए गए थे, दीवारें बनाई गई थी, उनको आज हटाया गया। और इंतजामी कार्रवाई के दौरान कई लोग खुशी का इजहार भी करे थे, लेकिन वहाँ पे भी यही सवाल था। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि ये जो मुलाजिम है, जो असर रसूख वाले, उनके साथ कुछ नहीं किया जाता है। ढांचा हो और तो झोंपड़ा हो, ये गरीब का ही गिराया जाता है। ये मामला भी त्राल में बताया जाता था। जो इरिगेशन नेटवर्क है उसका एक ही पार्ट है, उसका एक माइनर है, यहाँ से गुजरता था, तो उसका जो एक्चुअल डायमेंशन एज पर रिकॉर्ड हमारे पास है, तो उसमें हमने जब देखा जो दाएँ बाएँ जो ये इसमें डेवलप जो ऑर्चर्ड लैंड है या पैडी लैंड है या कहीं पर किसी ने कोई रेजिडेंशियल हाउस भी बनाया है या वॉलिंग हुई है, तो उनने क्या किया है, एनक्रोचमेंट की है। उसको हमने ऑन प्रायोरिटी उस पर पहले एनक्रोचर्स को नोटिस इशू की, तो उसके बाद हमने जब उन्होंने खुद से कोई कार्रवाई नहीं की तो हम मजबूर हो गए कि हमने इसमें कानूनी तौर पर ये हाथ में लिया और उसको ये डिमोलिशन ड्राइव हमने स्टार्ट किया। चलिए, ये सरकार के कारनामे और सरकार की कोशिशें, लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच में आपको नाज़रीन बताते चले, इन दिनों बारिशें भी हुई हैं, अच्छी खासी बर्फबारी भी जम्मू कश्मीर में हुई है। माजी में हमारे यहाँ पानी नहीं होता था तो बताते थे कि अब की बार बर्फ़ नहीं हुई, लेकिन अब की बार तो बर्फ़ हुई, अच्छी खासी बर्फ़ हुई। फिर भी पानी की बूंद बूंद को लोग कई जगहों पर तरस रहे हैं। शहर श्रीनगर से लेकर वादी के दूसरे कई इलाकों में लोगों की शिकायत है कि पानी नहीं है। तो फिर इतनी बारिशें हुई, हमारे कुदरती वसाइल हैं, इतनी बर्फबारी हुई, तो जल शक्ति महकमा, जिसे माजी में PHE डिपार्टमेंट कहा जाता, क्या अब भी उसी पुरानी तर्ज पे है? आज भी वो लोगों को पानी फराहम नहीं कर सकता है? ये सवाल जल शक्ति डिपार्टमेंट के, क्योंकि शहर श्रीनगर के अक्सर इलाकों से कॉल्स आती हैं, लोग बताते हैं कि उनके नलों में 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आता है। उस रियासत में, उस वादी कश्मीर में जहाँ पानी की बहुतात है, कुदरती वसाइल हैं, दरियाई जहलम यहाँ से बहता है, झील डल यहाँ पे है, एशिया की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी इसी रियासत में है, लेकिन इसी यूटी में लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। आखिर ये जल शक्ति डिपार्टमेंट कब अपनी शक्ति दिखाएगा, कब अपनी नोक या पलक सीधी करेगा, और आखिर कब सरकार इस जल शक्ति डिपार्टमेंट से पूछेगी कि ये सब कुछ होते हुए इन वसाइल को बरोकार लाने में आप रोड़े कहाँ पे अटके हुए हैं, कहाँ आपको परेशानी है, ज़रा सरकार तक भी बताइए, ज़रा पब्लिक तक भी बताइए। ये वो मामला जहाँ जल शक्ति महकमा आज भी नाकाम है, लेकिन इस नाकामी की खबर के साथ आपको बताते चलें कि आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।